खबरें अब विस्तार से। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐतिहासिक साझेदारी के तहत मिलकर एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया है, जिसका नाम है निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह उपग्रह अब 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन को खास तौर पर पृथ्वी की सतह, समुद्रों, बर्फ और जंगलों में हो रहे जलवायु व पारिस्थितिक बदलावों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकेगा, जिससे वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी और साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने और भूस्खलन जैसी आपदाओं का गहराई से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इस मिशन में इसरो और नासा की भूमिकाएं बारीकी से विभाजित रही हैं। इसरो ने एस बैंड रडार, उपग्रह संरचना, डेटा सिस्टम और प्रक्षेपण की तैयारी की है। वहीं नासा ने एल बैंड रडार, GPS रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और 12 मीटर चौड़े रिफ्लेक्टर के लिए 9 मीटर लंबा बूम विकसित किया है। लॉन्च के बाद 90 दिन का कमीशनिंग फेज होगा, जिसमें सभी सिस्टम की टेस्टिंग और फाइनल सेटअप किया जाएगा। उसके बाद यह मिशन पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा। इस मिशन का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय नीति निर्माण में भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि फसलों की हालत, जंगलों की कटाई और हिमालय व अंटार्कटिका जैसी संवेदनशील जगहों पर बर्फ के पिघलने के पैटर्न को समझा जाएगा। इससे नीतिगत फैसले अधिक डेटा आधारित और सटीक बन पाएंगे। निसार को लेकर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भी भारी उत्साह है, क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें 2 बैंड हैं, L और S के सिंथेटिक अपर्चर रडार एक साथ काम करेंगे। इससे पृथ्वी की सतह का 3D स्कैन संभव हो सकेगा। यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच वैज्ञानिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे न सिर्फ दोनों देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं और मजबूत होंगी, बल्कि जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में वैश्विक प्रयासों को भी नई दिशा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी मिसाइल क्षमता का दावा करके हंसी का पात्र बन गया है। हाल ही में उसके वैज्ञानिकों ने अबाबील मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन यह भी असफल रहा। यह वही मिसाइल है जिसे पाकिस्तान 2017 से बार बार टेस्ट कर रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई तकनीकी खामी सामने आ रही है। असल में ये उस मुल्क की विफल महत्वाकांक्षा की कहानी है जो भारत से बराबरी का सपना तो देखता है, पर उस तक पहुंचने का कोई रोड मैप नहीं बना पाया। अबाबील को लेकर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें रही हैं। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर बताई जाती है। इसका दावा है कि इसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जिससे एक मिसाइल से कई टारगेट तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस दावे में भी दम नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मिसाइल का मलबा बिखरा पड़ा है और रिपोर्ट्स बताती है कि मिसाइल टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही तकनीकी खराबी के कारण गिर गई। इस नाकामी की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की रक्षा उत्पादन क्षमता पर नजर डालनी होगी। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में चीन और उत्तर कोरिया पर निर्भर है। MIRV जैसी जटिल तकनीक के लिए इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और वर्षों की R&D की जरूरत होती है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, 2024 में सफलतापूर्वक MIRV तकनीक के साथ टेस्ट की गई थी। भारत की DRDO ने उस क्षमता को पूरी तरह इन हाउस डेवलप किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान आज भी पुराने चीनी डिजाइन पर निर्भर है। ये विफलता सिर्फ तकनीकी नहीं, कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। भारत के खिलाफ एक शक्तिशाली
छवि दिखाने की उसकी कोशिशें अब सोशल मीडिया में मजाक में तब्दील हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि उन्हें जिम्मेदार परमाणु नीति और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे के साथ संचालित कर रहा है। नतीजा साफ है, अबाबील के मलबे में पाकिस्तान के सैन्य दंभ की असलियत दबी पड़ी है। खबरों में बात अब चीन की राजधानी बीजिंग इन दिनों मूसलाधार बारिश और भीषण बाढ़ से बेहाल है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें डूबी हुई हैं, हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है और कई जिलों में बिजली व संचार पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि की गई है और साथ ही 80,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मौसम संबंधी घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है कि बीजिंग हर साल बाढ़ का सामना क्यों करता है। बीजिंग के साथ साथ म्यून जिला और पड़ोसी हेबेई प्रांत भी बाढ़ की चपेट में है। कई गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट चुका है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि सेना और रेस्क्यू टीमों को नाव और हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। म्यून जिले से करीब 17,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि हेबेई के लुआनपिंग में भूस्खलन की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम आपको बाढ़ की 4 मुख्य वजहें बताएंगे। अचानक और असामान्य बारिश। वैसे तो बीजिंग कम वर्षा वाला इलाका है, लेकिन जुलाई अगस्त में जब ईस्ट एशियन मॉनसून आता है तो अचानक भारी बारिश होती है। इस बार कुछ जगहों पर 30 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है, जो साल भर की औसत से कई गुना ज्यादा है। बीजिंग के आसपास की टेढ़ी मेढ़ी जमीन फ्लैश फ्लड का कारण बनती है। पानी रुकता नहीं, सीधे बहकर निचले इलाकों में तबाही मचाता है। बीजिंग में यहाँ की मिट्टी वर्षा जल को सोखने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप पानी नदियों और सड़कों में बहने लगता है, जिससे शहरों में बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है। कंक्रीट के जंगलों ने पानी को जमीन में उतरने से रोका है। बीजिंग का ड्रेनेज सिस्टम दशकों पुराना है, जो इस तरह की भारी बारिश को संभालने में अक्षम साबित हो रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर पूर्वी एशिया में अत्यधिक वर्षा के रूप में सामने आ रहा है। बीजिंग में हर साल बाढ़ का पैटर्न अब सामान्य होता जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को हर हाल में लोगों की जान बचाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन युआन का आपात बजट जारी किया है। सांक्सी, हेबेई और बीजिंग में राहत सामग्री के वितरण की भी व्यवस्था की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब बीजिंग डूबा हो। 2023 में भी भारी बारिश के दौरान 50 से अधिक की मौतें हुई थी। वहीं 2021 में हेनान प्रांत में 300 मौतें हुई थी। अगर बात करें 1931 की, तो अब तक की सबसे घातक बाढ़ अनुमानित 25 लाख मौतें। बीजिंग की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग, जलवायु संकट और विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। शनिवार को शिकारपुर के पास सुल्तानपुर में ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक यात्री घायल हो गया। ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। यह घटना पाकिस्तान की रेल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, खासकर तब जब यह कोई पहली बार नहीं है। इस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। रेलवे मंडल सुक्कूर के अधीक्षक जमशेद आलम के अनुसार ट्रेन जैसे ही सुल्तानपुर इलाके में दाखिल हुई, ट्रैक पर विस्फोट हो गया। इससे ट्रेन के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। बारिश की वजह से राहत कार्य और मरम्मत में बाधा आई, संचालन को रोक दिया गया और ट्रैक को दुरुस्त करने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगने की आशंका जताई गई। फिलहाल यात्रियों को दूसरी ट्रेनों या बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि लगातार निशाने पर क्यों है जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस पर यह कोई पहला हमला नहीं है। पिछले कुछ सालों में यह ट्रेन लगातार हमलों का शिकार होती रही है। जून 2025 की अगर बात करें, जैको
बाबाद के पास एक विस्फोट में ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जिम्मेदारी ली थी इसकी। वहीं मार्च 2025 में बलूचिस्तान के बोलन जिले में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन पर कब्जा कर 400 यात्रियों को बंधक बना लिया।